तो स्वागत है आपका भारतीय संविधान या फिर इंडियन पॉलिटी की इस अमेजिंग क्लास में। आज से हम इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था स्टार्ट करने से पहले हम उसका एक बार सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण के बारे में। ये टॉपिक आपके सिलेबस में संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रकृति या फिर संविधान निर्माण नाम से दिया गया होगा, आप देख लेना। तो सबसे पहले हम संविधान निर्माण पढ़ेंगे, उसके बाद भाग व अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा केंद्र सरकार स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, उसके बाद संसद में हम लोकसभा व राज्यसभा दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद महान्यायवादी, उसके बाद हम महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय या फिर जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपातकाल में कुछ शक्तियों का प्रावधान है, उसके बारे में हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हमारे जो संविधान में संशोधन किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, संविधान संशोधन। राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे और केंद्र के जो आयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और लास्टली हम 1919 व 1935 के अधिनियम पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो संवैधानिक विकास हुआ उसके बारे में भी हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ सके। तो ये अपना इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है। अब हम आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण के बारे में, या फिर आपके सिलेबस में संविधान की प्रकृति या फिर संविधान की विशेषता भी इसका नाम हो सकता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान निर्माण के बारे में देखना। संविधान को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आया कहाँ से? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से आया, जिसका कि अर्थ है सरकार की बनावट। और इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेनरी मैन द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद संविधान की परिभाषा क्या है? वैसे तो जनरली एग्जामों में परिभाषाएं पूछी नहीं जाती, परंतु आपको समझने की दृष्टि से ये परिभाषा ध्यान में होनी चाहिए कि संविधान होता क्या है। संविधान जनता द्वारा या फिर जनता द्वारा चुनी गई जो लोग होते हैं, जिनको हम संविधान सभा में रखते हैं, और या फिर संविधान सभा द्वारा निर्मित कानून और नियमों का ऐसा प्रलेख जिसके द्वारा हम किसी देश की शासन व्यवस्था चला सकें, वो संविधान कहलाता है। या फिर ऐसी बुक जिससे कि हम किसी देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर सके, वो संविधान कहलाती हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान हो गया, अमेरिका का संविधान जो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, उसके बाद जापान का संविधान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का संविधान आदि लिखित संविधानों के कैटेगरी में आते हैं, जिनका संविधान किसी बुक या फिर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर लिखा गया है। उसके बाद दूसरा संविधान का प्रकार आता है अलिखित संविधान, जो कि कहीं पर लिखा नहीं गया, वो परंपराओं से चला आ रहा है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, सऊदी अरब का संविधान आदि ऐसे संविधान हैं जो अलिखित संविधानों की कैटेगरी में आते हैं। और ब्रिटेन के संविधान के संबंध में ही एक राजनीतिक वैज्ञानिक या फिर जिन्हें हम राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, लिस्टन स्टैची, उन्होंने ब्रिटेन के संविधान के बारे में एक कथन कहा कि ब्रिटेन का संविधान कानून, सहयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु है। या फिर लिस्टन स्टैची का कहने का अर्थ यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान है या फिर ब्रिटेन का जो कानून है वो सहयोग किसे कहते हैं? तो जो भी परिस्थितियाँ अपने पक्ष में होती हैं तो उसे हम सहयोग कहते हैं। सहयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है लिस्टन स्टैची का, यह हमें याद रखना है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जो कि 1787 में लागू हुआ। उसके बाद एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान जापान का संविधान है, जो 1860 में लागू हुआ। ये सब डेटें आपको एनसीईआरटी और जो आरपीएससी की या फिर आरबीएससी की जो किताबें आती हैं उनसे ये कंटेंट तैयार किया गया है, तो आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि
वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। उसके बाद हम देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। अब तो संविधान संशोधन होकर अनुच्छेद बढ़ गए हैं, पर जो मूलतः हैं तो मूल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 5 जो परिशिष्ट हैं। तो भारतीय संविधान आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कि 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 5 परिशिष्ट हैं। आइवर जेनिंग जो ब्रिटेन के एक राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है। बहुत लंबा मतलब बहुत बड़ा है, बहुत कठोर मतलब इसमें इजीली चेंजेस नहीं किए जा सकते, तो ये बहुत कठोर हैं और बहुत आगे हैं, मतलब ये अपने समय से आगे हैं। मतलब जब अब जो सिचुएशन आ रहे हैं उससे निपटने के लिए भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं उस समय से। तो आइवर जेनिंग का कहना ये है कि ये संविधान अपने समय से बहुत आगे है। तो आइवर जेनिंग का ये कथन है कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर है और बहुत आगे है। उसके बाद एक वैज्ञानिक का कथन और है, एक राजनीतिज्ञ है लुईस हर्जट, जिन्होंने कहा कि संविधान पूजा के पद के बराबर है। तो ये 3 कथन आपको याद रखना है। सबसे पहले लुईस हर्जट का, आइवर जेनिंग का और लिस्टन स्टेची का, ये 3 कथन आपको याद रखने हैं संविधान के बारे में। उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ देशों के संविधान के अनुच्छेद लिखे गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 353 अनुच्छेद हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं और चाइना के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। ये एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं संविधान की मांग। संविधान की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई और कैसे कैसे संविधान निर्माण हुआ, उसके बारे में हम संविधान की मांग के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में की गई। 1895 का ये स्वराज विधेयक है, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान की सर्वप्रथम मांग की गई। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद एक अधिनियम आया 1919 का अधिनियम, जिसमें कि ब्रिटेन द्वारा या फिर इंग्लैंड द्वारा भारत के संविधान बनाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का है, ऐसा कहा गया। तो इस अधिनियम को भारतीयों ने नकार दिया और 5 जनवरी 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक अखबार में अपना एक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया। उसमें लिखा गया कि स्वराज ब्रिटिश संसद की देन नहीं, बल्कि भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगा। मतलब ब्रिटेन, ये जो भारत का संविधान है वो ब्रिटिश संसद नहीं बनाएगी, परंतु वरन स्वयं भारतीय बनाएंगे। तो ये किसने कहा, तो ये महात्मा गांधी ने अपनी अखबार, एक न्यूज़पेपर चलता था महात्मा गांधी का हरिजन, उसमें कहा। और कब कहा, तो 5 जनवरी 1922 में कहा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। ये साइमन कमीशन भारत संविधान बनाने के लिए भारत आया था और 1928 में ये भारत आया। और इसको वाइट कॉलर कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे, वो सभी सदस्य ब्रिटेन के थे या फिर अंग्रेज थे। तो इस कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार भी हुआ और इस साइमन गो बैक के नारे लगे। और लाहौर में जो लाला लाजपत राय हैं, इस साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और उनके सिर पर डंडे पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी साइमन कमीशन के टाइम लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हुई थी। और जब इस साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे और साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन हुए, तो इस कारण वीकेन हेड जो भारत सचिव के पद पर थे ब्रिटेन में, देखो भारत के जो शासन चलाने के लिए ब्रिटेन में एक पद गठित किया जिसे भारत सचिव या फिर भारत मंत्री कहा जाता था। तो तात्कालिक भारत मंत्री जो या फिर भारत सचिव जो थे वीकेन हेड, उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ हुए आंदोलन को देखकर भारतीयों के लिए एक बात की कि भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने ऐसे ही मतलब ऐसे ही हमें टॉन्ट कसते हुए कहा कि हम आपके लिए संविधान बना रहे हैं, पर आप उसमें भी रोड़ा अटका रहे हो। क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप संविधान बना सको। तो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। सर्वदलीय समिति द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। ये सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू थे और इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू।
और इसी नेहरू रिपोर्ट को जब पेश किया गया, इस नेहरू रिपोर्ट में था क्या, तो इसमें संविधान बनाने से संबंधित बातें की गई कि संविधान कैसे कैसे बनाया जाएगा। तो इसी कारण इस नेहरू रिपोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ब्लूप्रिंट की संज्ञा दी, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा। उसके बाद नेक्स्ट दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। देखो अभी तक तो क्या कह रहे थे, जो ब्रिटेन वाले या फिर अंग्रेज हैं वो ये कह रहे थे कि मतलब हम आपको आज़ादी तो दे देंगे, परंतु आप सरकार तो आप भारतीय चलाएंगे, परंतु उसमें नियंत्रण ब्रिटिश शासन का होगा। तो इस कारण इस बात को नकारते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। गुलाम नहीं रहेंगे, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, हम अपना शासन खुद चलाएंगे। तो पूर्ण स्वराज की मांग की, और उसी अगले महीने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में पहली बार तिरंगा फहराया और फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब आप पता होगा कि स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, परंतु ये 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, परंतु हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। तो इसी कारण इस 26 जनवरी का महत्व ख़त्म ना हो, तो इस कारण हमने 26 जनवरी को हमने संविधान लागू कर दिया, और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल द्वारा संविधान की मांग रखी गई। और नेक्स्ट हम देखते हैं 1934 में MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी गई। अभी तक तो सब संविधान की मांग रखते रहते कि हमें संविधान बना के दो, परंतु MN रॉय ने ये कहा कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हो जिसमें कि सभी भारतीय हो और भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण किया जाए। तो इस कारण MN रॉय को हम कहते हैं संविधान सभा का जनक, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी, तो 1934 में की थी। और ये MN रॉय थे कौन, तो MN रॉय थे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी, जिसका निर्माण मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा, चित्तरंजन दास द्वारा इसका गठन किया गया, और स्वराज पार्टी द्वारा ही 1934 में संविधान की मांग रखी गई। उसके बाद 1936 अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें कि संविधान की मांग रखी गई। उसके बाद दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ, और ये फैजपुर वर्तमान में महाराष्ट्र में है। इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग रखी गई। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, जो कि हर एग्ज़ामों में पूछा जाता है, लगभग एग्ज़ामों में हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ, दिसंबर 1938 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जो प्रथम बार अध्यक्ष बने थे हरिपुरा अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा वापस संविधान की मांग रखी गई। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद 1939 से लगाकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिससे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। और उसके बाद क्या हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को ज़रूरत पड़ी मैन पावर की। तो उन्होंने भारतीयों को बहलाने फुसलाने की कोशिश की कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दो, और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो अब हम आपको संविधान निर्माण करके दे देंगे, और आपको आज़ादी दे देंगे। तो इसी कारण भारतीयों को लालच देने के लिए 2 मिशन भारत भेजे गए, ताकि भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दें। सबसे पहले भेजा गया अगस्त प्रस्ताव, जो 8 अगस्त 1940 को भेजा गया लॉर्ड लिनलिथगो के अध्यक्षता में, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया, जिसको कि भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 2 साल बाद 30 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। और इसमें यह कहा गया कि आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दो, हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आपको आज़ादी भी दे देंगे और आपका संविधान निर्माण भी कर देंगे। परंतु इसको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, और गांधी जी ने इसी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 2 मिशन भारत आए। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को आया, और उसके बाद क्रिप्स मिशन जो 30 मार्च 1942 को आया।
उसके बाद क्या हुआ, तो जुलाई 1945 मतलब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया और इंग्लैंड की सरकार में चुनाव हुए और इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी या फिर सॉरी लेबर पार्टी की सरकार इंग्लैंड में सत्ता में आई और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को बनाया गया, जो कि लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे या फिर लेबर पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने भारतीयों को खुश करने के लिए या फिर उस टाइम क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। वो अपना खुद का शासन संचालन भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे। तो इस कारण उन्होंने उनको ये पता चल गया कि हमें अपनी उपनिवेश को आज़ाद करना ही होगा। तो इस कारण भारत को आज़ादी देने के लिए एक मिशन भारत में लॉन्च किया गया क्लीमेंट एटली द्वारा, कैबिनेट मिशन, जिसका कि गठन 19 फरवरी 1946 में किया गया एटली द्वारा, लंदन में या फिर इंग्लैंड में किया गया इसका गठन। उसके बाद ये भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को ये भारत आया और इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को सौंपी। इसमें 3 सदस्य थे। सबसे पहले थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस तो अपने जो 1857 की क्रांति के राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, परंतु ये जो पैट्रिक लॉरेंस है वो यहाँ पर है, वो पैट्रिक ले थे, ये पैथिक लॉरेंस है। ये पैथिक लॉरेंस जो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और ये तात्कालिक समय में भारत सचिव के पद पर थे। उसके बाद सदस्यों में एक सदस्य तो था स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटेन की जो व्यापार मंडल थे उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद तीसरा जो सदस्य था या फिर दूसरा सदस्य था वो था एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री था ब्रिटेन का। तो ये 3 सदस्य थे जो कि कैबिनेट मिशन में थे। और कैबिनेट मिशन को भारत कब लाया गया, तो भारत लाया गया 24 मार्च को। इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई को सौंपी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिफारिशें। कैबिनेट मिशन या फिर जो कैबिनेट मिशन भारत आया, उसने अपनी रिपोर्ट में 5 सिफारिशें मोस्टली जोड़ी। सबसे पहले तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनाया जाएगा। 1 लाख मतलब ऐसा होगा कि जो 11 प्रांत हैं, मतलब जो ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन में भारत को 11 प्रांतों में बांटा गया। देशी रियासतें तो अलग थी, पर जो ब्रिटिशों का भारत पर सीधा कंट्रोल था, उस सीधे भारत को हमने 11 ब्रिटिश प्रांतों में बांटा था। तो हर प्रांत या फिर उस प्रांतों में से प्रत्येक क्षेत्र की 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। देशी जो रियासतें थी, 565 रियासतें, उनमें से सदस्य मनोनीत होंगे। चुनाव विधि कौन सी होगी, तो चुनाव विधि होगी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें क्या, तो इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं होगा। जो 11 प्रांत हैं उनकी जो विधानसभा है, विधानसभा के जो सदस्य हैं वही ये मतलब सदस्यों का चुनाव करेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव होंगे। इसे हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति भी कहते हैं। मतदान कौन कौन से करेंगे, तो मतदान करेंगे 11 प्रांतों के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य मतदान करेंगे। उसके बाद 5वीं जो सिफारिश थी उसमें पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। अब सदस्य कितने चुने, तो सदस्य चुने 390 सदस्य चुने गए, जिसमें से भारत को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत जो 11 प्रांत थे, उनमें से कुल लगभग 292 सदस्य चुने गए, जिनमें से सामान्य वर्ग के तो 210 थे, मुस्लिम 78 थे, सिख 4 थे और अन्य भी थे थोड़े थोड़े, वो आप आगे देख लेना। तो अब देखो, सामान्य वर्ग के तो 210 सदस्य थे, मुस्लिम वर्ग के 78 थे और सिख 4 थे। और टोटल मिलाकर ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए। देशी रियासतें जो 565 देशी रियासतें थी, उनसे 93 सदस्य मनोनीत किए गए। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो कि ब्रिटिश में या फिर ब्रिटिश काल में, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, ये 4 थे। 4 कौन कौन से, तो इन चारों क्षेत्रों में से एक एक सदस्य चुना गया। अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, उसके बाद कुर्ग जो कर्नाटक में है, और दिल्ली, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से एक एक सदस्य चुना गया। तो टोटल ये सब सदस्य मिलकर कितने हो गए, तो 389 सदस्य टोटल हो गए, जिनमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य और यूनियन टेरिटरी से 4 सदस्य जुड़े। तो आज के लिए बस इतना ही।
कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान सभा के चुनाव हुए, उनमें कौन कौन से क्या रिजल्ट रहा, कौन कौन से सीटें मिले, किस किस वर्ग को कौन कितनी कितनी सीटें मिली, और उसके बाद हम संविधान सभा के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।